हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे आपका। आई होप आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं एंड शेयर कर रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एक हमारा जो सीटेट का अभी हम 2023 का एग्जाम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, उसी में उसी का 2023 का 6 फरवरी का पेपर मैं आपके सामने करवा रही हूँ आज सीटेट का। जिन भी बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि मैम 2023 के पेपर अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे चंडीगढ़ वैकेंसी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जो 8 तारीख को अब रीशेड्यूल हो गए हैं, पहले 20 तारीख से ओपन होने थे, अब वो 8 तारीख से ओपन होंगे, तो वो बच्चे हमारे न्यू लक्ष्य ऐप को डाउनलोड करें, वहां से अपना कोर्स बाय करें। उसमें कंप्लीट कोर्स आपका कराया जाएगा, इंक्लूडिंग पंजाबी भी उसमें कराई जाएगी। ठीक है। और जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी के लिए, आज एक अच्छी न्यूज आई है, सुबह सुबह डीएसएसबी की भी वैकेंसी आ गई है। जो भी बच्चे डीएसएसबी की भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारी ऐप को डाउनलोड करें, और जो भी बच्चों को जिस भी टीचिंग चाहिए, चाहे वो पीजीटी चाहिए, टीजीटी चाहिए, पीआरटी चाहिए, वो ऐप पर विजिट करें और अपना कोर्स बाय करें और अपनी तैयारी शुरू करें। चलिए अब हम अपना प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन, ये आपका पेपर 2023 का है। ठीक है, इसका ईवीएस पोर्शन मैं आपको करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पर्यटक ने, यानी कि कौन है पर्यटक जो घूमने आ रहा है? किसी पर्यटक ने नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है। भाई, एक पर्यटक ने वर्णन किया हुआ है, मैं एक गांव में हूं, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है। क्या है विशेषता? भारी वर्षा। ठीक है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से 10 से 12 फुट, क्या दे रखा है? 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर, 3 to 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए गए हैं। ये घर भीतर से लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें कैसी हैं? ढालू हैं। ढालू मतलब स्लाइडिंग बनी हुई है। यह गांव भारत के किस राज्य का होना चाहिए? कहाँ का होना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, ये असम की बात कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस तरीके के घर नहीं बनाए जाते क्योंकि वहां पे इतनी बारिश नहीं होती है। ठीक है, माउंटेन एरिया है हिमाचल प्रदेश आपका। उत्तराखंड भी नहीं है आपका, माउंटेन एरिया है। आंध्र प्रदेश आपका साउथ का एरिया है। बचा है असम। असम से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये तो पेट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीटेट के पेपर में कि 10 से 12 फुट आ जाता है, कभी कभार 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर। असम का खाना आपसे पूछा जाता है। असम का फेस्टिवल आपसे पूछा जाता है, बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। असम का डांस आपसे पूछा जाता है, बिहू फेस्टिवल है और बिहू ही वहां का डांस है। बिहू फेस्टिवल जो है 13 14 जनवरी को मनाया जाता है, फसल की कटाई के लिए। ठीक है, तो असम के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। पहला तेल का कुआं 1961 में यहीं पे था। ये भी क्वेश्चन आपका किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो असम से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो असम को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसकी बारीकियां। ये पूरा असम का जो है एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन देखिए, 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण भारत का, यानी कि साउथ इंडिया का, कहाँ का? साउथ इंडिया का दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है, यानी कि ट्राइबल्स का जो एक मेला है, वो कौन सा है सबसे बड़ा? कुंभ मेला? नहीं, ये नहीं है। स्मक्का सारालम्मा जात्रा, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। खर्ची नहीं है, खर्ची त्रिपुरा में मनाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट का है। गंगा जी मेला भी नहीं है। कुंभ मेला भी आपको पता है, आपको यूपी में लगता है ये। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? स्मक्का, सरालमा और जात्रा। ये एक त्योहार है दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, ये मनाया जाता है। तो आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 63 की तरफ। ठीक है, जो आज डीएसएसबी की आपकी वैकेंसी आई है सुबह ही, कई बच्चे वेट कर रहे थे, उसमें पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी है और भी कई सारी पोस्ट है। पूरी डिटेल में वैकेंसी देखने के लिए हमारे चैनल पे प्रोवाइड है, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। आज शाम तक आपके पास वो पहुंच जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी
मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। क्या कह रहा है ये कि ये भी एक चिंता, यानी कि एक अच्छी सोच नहीं है ये भी एक चिंता का विषय आज भी बना हुआ है। सबसे अच्छी सुविधा है, नहीं, ये आंसर नहीं है। अगर ये होता तो चिंता नहीं होती। निजी कंपनियों में स्वामित्व है, नहीं, ये भी गलत है। अगर आंसर होता तो ये चिंता नहीं होती। तो आपको दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आपको ऑप्शन फंसाते हैं दो, जो आपको डिफिकल्टी फेस करते हैं। अब दो ऑप्शन बचे हैं, मशीनों द्वारा साफ किया जाता तो ये चिंता का विषय नहीं होता, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, ये अभी भी एक चिंता का विषय है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोचमपल्ली से देखिए, पोचमपल्ली मैंने अपनी आंध्र प्रदेश वाली वीडियो में भी आपको करा रखा है पोचमपल्ली के बारे में। पोचमपल्ली जो है वो एक गांव है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना 2 जून 2014 को। अब ये जो गांव है ये तेलंगाना में है। ये क्वेश्चन पोचमपल्ली का हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। पोचमपल्ली भारत का सबसे सुंदर एक गांव भी है, ठीक है, सबसे सुंदर गांव में से भी एक है पोचमपल्ली, तेलंगाना का। यहां पर कढ़ाई की जाती है। चलिए, पोचमपल्ली नाम है लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है। नहीं, लोक चित्र का नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई में ज्यामितीय नमूने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। साड़ियों पे एक डिजाइन है जो आपका तेलंगाना में होता है। आगे पढ़ लेते हैं। बकरियों की किस्म नहीं, बकरियों की किस्म नहीं है। जिससे शॉल बनाई जाती है वो पश्मीना होता है, ठीक है, वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी है, नहीं, श्रेणी भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पोचमपल्ली तेलंगाना में स्थित है। एक पेपर में दोनों ऑप्शन थे, आंध्र प्रदेश भी और तेलंगाना भी, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 की तरफ। देखिए, लेफ्टिनेंट की बात करी गई है, ये वहीदा प्रिज्म की बात कर रहे हैं आई थिंक। वहीदा प्रिज्म जो थी, यहाँ सही कह रहे हैं, वहीदा प्रिज्म की बात कर रहे हैं। वहीदा प्रिज्म से 2023 के ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले आता था 12, 13, 14 तक, फिर उसके बाद कई सालों तक वहीदा प्रिज्म से क्वेश्चन नहीं आया। एनसीईआरटी में वहीदा प्रिज्म का पूरा चैप्टर दे रखा है। कौन थी ये, आइए देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पहली डॉक्टर थी जो जम्मू कश्मीर के थाना मंडी गांव से थी, रजौरी जिले की रहने वाली थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, कहाँ की रहने वाली थी। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से है और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी में इनका चैप्टर है। नेक्स्ट है, वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये एक पहली महिला है जिन्होंने 36, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि एक परेड में कितने निर्देश देने होते हैं, 36 निर्देश देने होते हैं एक कमांडर को, 4 टुकड़ियों में बटा हुआ होता है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर और रोगियों की दवा देती थी, नहीं, मेडिकल ऑफिसर नहीं थी, ये एक डॉक्टर थी। तो डी ऑप्शन जो है इसमें गलत है आपका, सी भी सही है। तो इसमें जहां डी नहीं है वो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाराणसी, इसके ऊपर क्वेश्चन है आपका। वाराणसी की कढ़ाई, वाराणसी की कढ़ाई पे भी वर्ली है आपका, पेंटिंग्स है, चित्रकला है, ठीक है, चित्रकाठी है, महाराष्ट्र से है। नाग गुफन डिजाइन है, ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और गुजरात के आसपास किए जाते हैं, जो आपके वेस्ट साइड में एरिया है वहां पर ये किए जाते हैं, नाग गुफन डिजाइन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है वाराणसी से। वाराणसी की कढ़ाई की आदित्य कला है, जो कि कौन सी कला है ये, कौन सी कढ़ाई इस पे होती है? जरदोजी बिल्कुल सही आंसर है। फुलकारी पंजाब में की जाती है, कांधा भी नहीं है और तोड़ा भी नहीं है, इसका आंसर होगा जरदोजी। क्या आंसर होगा इसका? जरदोजी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? ये अंतरिक्ष यात्री किसका प्रयोग करते हैं? अंतरिक्ष यात्री किसका प्रयोग करते हैं? सैटेलाइट का? नहीं, सैटेलाइट का नहीं करते हैं ये।
रॉकेट का करते हैं, वायुयान का नहीं करते हैं और उल्का पिंड का भी नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन आया कहां से हुआ है, चैप्टर है एनसीईआरटी में सुनीता विलियम्स के ऊपर। जो सुनीता विलियम्स थी वो अंतरिक्ष में गई थी, भारतीय पहली महिला थी, भारतीय तो नहीं थी, भारतीय कल्पना चावला थी। अगर आपके पेपर में आ जाता है भारत की पहली वह कौन सी महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी, तो कल्पना चावला लगाना, सुनीता विलियम्स मत लगाना, ठीक है। उनका निधन हो गया था आते वक्त, 3 फरवरी 2003 के आसपास की बात है, तो उनका निधन हो गया था। तो जाने के लिए अंतरिक्ष में किसका प्रयोग किया जाता है, रॉकेट का। रॉकेट में बैठ के जाते हैं, चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोग गांवों में शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरण होते हैं। जो कई गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ स्थानांतरण मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, वह किस लिए शिफ्ट हो रहे हैं? बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, ये कोई ऐसा अच्छा आंसर नहीं लग रहा, आगे पढ़ लेते हैं। बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, नहीं ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। बेहतर रोजगार के अवसर के लिए, देखो काम बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो जिन लोगों के पास गांव में काम नहीं है वो शहरों की तरफ भागते हैं कि उनको कुछ रोजगार मिल सके। बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षणिक सुविधाओं, और कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, एजुकेशन को अच्छा पाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। बेहतर गुणवत्ता का जल तथा, नहीं जल तो आई थिंक गांव में ज्यादा अच्छा होगा, सामाजिक नियमों के लिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिक्सटी नाइन क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ बच्चे करंट के लिए कह रहे थे कि मैम डेली का करंट प्रोवाइड हो जाए। तो उन बच्चों के लिए आपका डेली करंट जो है, डेली का करंट आपको सुबह आप हमारे चैनल पे उठते ही मिल जाएगा। वो मिल भी रहा है कई दिनों से आपको। जिन बच्चों को डेली करंट अपने नोट्स बनाने हैं वो हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 69। हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं लगभग 40 वर्ष पूर्व, कितनी बात कर रहा है ये, 40 साल पहले पानी पाने के लिए उपयोग किए जाते थे, अब क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। देखिए बावड़ियों से ही क्वेश्चन है, राजस्थान से मैंने प्रीवियस ईयर में भी बताया था कि राजस्थान से आपका क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए कि कुओं का पानी क्यों सूख गया है। बावड़ी और कुओं में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। कुओं में आप रस्सी डाल के पानी खींचते हैं, बावड़ियों में स्टेयर्स होती हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में है आपकी बावड़ियां, ठीक है। जो बावड़ियां हैं वो वहां के राजा गढ़सी सर ने बना रखी हैं। वहां का पॉन्ड सिस्टम भी, तालाब भी कैसे होते थे, एक के नीचे एक, यानी कि 9 तालाबों का, इस तरीके से एक तालाब उस अगर वो पानी फिल हो जाए तो नीचे दूसरा, इस तरीके से 9 तालाब आपस में जुड़े होते थे। ये क्वेश्चन भी आता है, कितने तालाब जुड़े हुए होते हैं, 9 तालाब। कहां पर, राजस्थान के गढ़सीसर राजा ने ये बनवाए थे, ठीक है। यहीं से इंप्रेस होकर अल बरूनी ने, जो उज्बेकिस्तान से आया था, पिछले पेपर में क्वेश्चन था, जो उज्बेकिस्तान से आया था, इसी से इंप्रेस होकर उसने अपने देश पे जाकर भारत के पॉन्ड सिस्टम के बारे में काफी काफी अच्छी बातें लिखी थी, ठीक है। तभी उसका चैप्टर आपके एनसीईआरटी में डाला गया। अब वो क्या कह रहा है कि कुओं का पानी क्यों सूख गया है। कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी घरों में टूटियां लगी हैं। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई प्रयोग करना नहीं चाहता, आगे पढ़ लेते हैं। लोग विद्युत मोटर द्वारा भूमि जल को खींचना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेड़ों और कुओं के आसपास की जमीन को अब मोटर, सीमेंट, कोलतार द्वारा, टैंक द्वारा वातावरण से, मतलब उसको सीमेंट से ढक दिया गया है, ये कह रहा है। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन आपको कैसे दे रखा है, ए बी सी डी, इस तरीके से आपको दे रखा है ए बी सी डी। इसका ए बिल्कुल गलत बात है कि वो अब करना ही नहीं चाहते, कुओं का पानी अब प्रयोग में करना ही नहीं चाहते, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है, ठीक है। लोग विद्युत मोटर
और भूमि जल खींचना पसंद करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। पेड़ों और कुओं के आसपास की जमीन, ये भी बात सीमेंट से ढक दी गई है। और जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वहां पर ऊंचे भवन बना दिए गए हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, सी और डी। बी, सी और डी, इसका ऑप्शन नंबर होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन आपका। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, योग दिवस के समारोहों के उपलक्ष्य में एक ईवीएस अध्यापक, जो एक ईवीएस का टीचर है, वो क्या कर रहा है? 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व योग राजधानी के भ्रमण पे ले जाएगा। उसका नाम क्या होगा? बेसिकली योग राजधानी पूछ रखी है आपसे। रानीखेत नहीं है, रानीखेत नैनीताल में है। ठीक है, ऋषिकेश, ऋषिकेश इज द करेक्ट आंसर। गैंगटॉक भी नहीं है, ऊटी भी नहीं है, तो ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। रामदेव बाबा योग सिखाते हैं उसी साइड ही। ठीक है, तो ऋषिकेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 ऋषिकेश है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में बच्चों को धीरे धीरे खाने के लिए एक अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। कहा, घर में बच्चों को धीरे धीरे खाना खाने के लिए और उन्हें अच्छी तरह चो करके चबा कर खाने के लिए कहा जाता है। इसका उपयुक्त कारण क्या है? क्यों कहते हैं बच्चों को भाई धीरे धीरे खाना खाओ, चबा के खाना खाओ? इसका उपयुक्त कारण क्या है? वे कम खाते हैं इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए थोड़ा ना उनको कहेंगे भी धीरे धीरे खाओ। उनके दांत सुरक्षित रहते हैं? नहीं, दांत उनके अच्छे स्ट्रांग होते हैं। वे खाते समय पानी नहीं पीते हैं? ये भी कोई आंसर नहीं है। उनके भोजन का पाचन, देखिए ये आपका चैप्टर है पूरा, जिसमें डॉक्टर बोमेड ने पाचन क्रिया समझा रखी है। डॉक्टर बोमेड ने, ये भी क्वेश्चन आपका आता था पहले, अब तो 2023 के पेपर में नहीं देखा। तो उनके भोजन का पाचन सही रहे इसलिए कहते हैं, तो ये भी आपका गलत है, जिसमें बी डी ए बी डी दे रखे हैं, केवल डी। इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 इज द करेक्ट आंसर, केवल डी, कि भाई उनका पाचन तंत्र अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए धीरे धीरे खाना खाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बोमेड थे ये चैप्टर जिसकी मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने बताया था कि एसिड होता है हमारे पेट में जो हमारे खाने को पचाता है। उन्होंने पेट का टेम्परेचर भी दिया था कि एक इंसान के पेट का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री। दोनों ऑप्शन में दे हुए होंगे। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गलती करते हैं, 37 लगा देते हैं, बट जो पेट का टेम्परेचर उन्होंने दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। इसी चैप्टर में है वो प्रिजर्व करने वाला भी, जो कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि चीजें कैसे प्रिजर्व होती हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं वो भी आपको कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ वाला, यानी कि कितनी लाइन वाला होना चाहिए, 6 पथ या अधिक का होता है, उसे क्या कहते हैं? आपने देखा होगा अपने आसपास कई कई सड़कें ऐसी होती है जिनके 6 लाइन, 6 से लेके 10-12 लाइन होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, वायु मार्ग बिल्कुल भी नहीं, एक्सप्रेसवे। वो क्या होते हैं? एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे की कितनी लाइन्स होती है? 6 to 12, 6 से 12 लाइनों का वो बना, 6 से ज्यादा का ही होता है बेसिकली। आगे बढ़ सकते हैं, तो एक्सप्रेसवे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहेली देके आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, पहेली दे रखी है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूं, सुंदर पंखों का नाज है, हूं मैं, क्या हूं मैं? मोर की बात हो रही है ये। किसकी बात हो रही है? मोर की बात हो रही है। किसके सर पे ताज होता है? मोर के सर पे ताज होता है। क्वेश्चन को, जो आपका पक्षियों वाला टॉपिक है, एनिमल वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आपके आने ही होते हैं। उसी में से आपसे पूछ रखा है थोड़ी सी, ये पोयम आपको एनसीईआरटी में दे रखी है बुक में, तो वही यूं का यूं आपको दे दिया, तो मोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दमन एंड दीव, यूटी से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। यूनियन टेरिटरीज है आपकी दमन एंड दीव। तो देखो एनसीईआरटी में, और जो आपका ये 15 मार्क्स का एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसमें यूनियन टेरिटरी से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आपके फिक्स है, जैसे आपका बर्ड से, एनिमल से, यूनियन टेरिटरीज से, रेल की स्पीड निकालना, दिशाओं से और डायरेक्शन
जो है आपका वो हो गया मैप से। ये क्वेश्चन क्या है, ये फिक्स पैटर्न है। केरल से, आंध्र प्रदेश से, खाने से यानी कि भोजन से 10 से 12 क्वेश्चन आपके सेट हैं जो आते ही आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए। वहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ है, दमन एंड दीव की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज वेस्ट साइड में आपकी, ठीक है, महाराष्ट्र के पास। दमन एंड दीव की लोकप्रिय कला शिल्पकारी है। आर्ट पूछ रखा है, शिल्पकारी का मतलब कि फेमस आर्ट की बात हो रही है। बांस की नहीं, बांस की शिल्पकारी नहीं होती है। वर्ली, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है। पत्थर की शिल्पकारी नहीं, कछुए के कवच की शिल्पकारी है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये पानी के बीच में बना हुआ है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, विटामिनों तथा खनिजों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है ये सभी खाद्य पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण घटक है। मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। देखो, जो विटामिन होते हैं ना, बेसिकली उनका काम क्या होता है, रोगों से बचाना। उनको हमारे शरीर में इतनी ज्यादा विटामिन की जरूरत नहीं होती है, तो मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ये बात सच है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स इसकी मात्रा ज्यादा होती है, विटामिन की कम होती है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि विटामिन की जो खोज है वो किसने करी थी, फंक ने करी थी। ठीक है, कौन कौन से विटामिन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलते हैं, कौन कौन से फैट में घुलते हैं। तो जो आपका कीड़ा है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपके किस में घुलते हैं, फैट में, वसा में। ये वसा में घुलनशील है। इसके बाद जो बचे हैं, विटामिन बी बचा है, एच बचा है, वो सब किस में है, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, और फंक ने ये किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 76 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अतः अनुशासिक विषय है। कैसा है, जुड़ा हुआ अनुशासिक विषय है। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों को, ज्ञान को एकीकृत करता है। ठीक बात है। यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतरनुशासिक क्षेत्र है। नेक्स्ट ऑप्शन, यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली क्रिया है। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी ए बी सी अभी तक हमारे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ठीक है, डी क्या कह रहा है, यह जैविक और जीवोत्तर, ने इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स हम पर्यावरण अध्ययन में नहीं करते हैं। जैविक और जीवोत्तर घटकों के मध्य परस्पर अंतक्रिया करने वाला क्षेत्र है। नहीं, ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। बाकी अभी हम देखेंगे। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, उच्च प्राथमिक और सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है, नहीं, पूर्व तैयारी नहीं है। तो इसका ई और डी गलत है, जिसमें ए बी सी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 77 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति किसके लिए सहायक है। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित जो पद्धति है वो किसके लिए सहायक है, सभी प्रत्ययों विषयों को शामिल करने में। विषयों की बात नहीं, प्रत्ययों को तो शामिल करेगा, बट सभी विषयों को शामिल करने में सहायक नहीं है। क्योंकि जो थीम्स है, जो एनसीईआरटी का आपका सिलेबस है ईवीएस का, ये थीम्स में डिवाइड है। ये सब टॉपिक में डिवाइड नहीं है, थीम्स में है। इसकी 6 मुख्य थीम्स है। कौन कौन सी है वो मैंने अपनी वीडियो में करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं उसको। और उसी में से 2 विषय ऐसे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फूड, उसके उप विषय भी है, यानी कि सब थीम भी है। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति, प्रत्ययों को शामिल किया गया है, सही बात है, ये आगे देख लेते हैं, लेकिन विषयों को नहीं है, तो ये गलत हो गया। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित करने में, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, संबंध को आई थिंक
इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाएगा। ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में, बिल्कुल सही बात है कि प्रॉपर ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान आए, हमें मिले, जो भी हमें एनसीईआरटी की बुक के थ्रू मिलना चाहता है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है ये, इसमें है नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, किसकी बात करी गई है ये, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। ये भी आपको देखो, आपको ज्यादातर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, ए बी सी डी, बी सी डी, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, पढ़ते हैं। प्रकृति को स्पष्ट करते हैं, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। नहीं, देखिए सीसीई की बात करी गई है। ठीक है, सीसीई कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या कहता है कि जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, वो साथ साथ मिलती रहे। कैसे मिलती रहे, साथ साथ, के बच्चा पढ़े और उसके बाद 1-2 चैप्टर का उसका इवैल्यूएशन होता रहे और उसको उसकी कमी साथ साथ पता चलती रहे। ठीक है, सीसीई की बात करी गई है यहाँ पर। यह पार्ट था साल के अंत में, साल के अंत में ऐसे मिलते हैं आपको, एफए नहीं मिलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह सीखने के लिए बजाय, यह सीखने के लिए बजाय सीखे गए का आकलन है। नहीं, सीखे गए का आकलन नहीं है। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर, देखिए अवसर जो है ना, ये वेरी पॉजिटिव वर्ड है। जहां पर भी बच्चे को खुद अवसर दिए जा रहे हैं या बच्चा अवसरों का मौका ले रहा है, मौका पा रहा है, ये आंसर हमेशा ठीक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी, यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। बिल्कुल, सीसी क्या कहता है कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको उभारो, उसको बाहर निकालो, तो ये ऑप्शन ठीक है। यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन है। ठीक है, ये क्या कहता है, एफए है, के लिए, है ना। एफए किसकी बात करता है कि जो भी हमने सीखा हुआ है उसको छोड़ के जो नया है उसको हम सीखते रहें। तो डी भी ठीक है, तो सी और डी इसका करेक्ट आंसर होंगे, ए और बी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर है आपका थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 79। ठीक है, ईवीएस में सीसी का अर्थ है, पहला क्वेश्चन भी सीसी से था, 78 भी, और अगला क्वेश्चन भी आपका किससे डाल दिया इन्होंने, ईसीसी से ही डाल दिया। फुल फॉर्म पूछ रखी है बेसिकली, एक फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, ईवीएस की भी पूछ ली जाती है, इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, और भी 2-3 है, सीआईए की है, ये भी आपसे पूछ ली जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व पीएसए की भी पूछ ली जाती है आपसे। तो कुछ आपकी ईवीएस में फुल फॉर्म्स हैं जो आपसे कंफर्म कर ली जाती है। सतत एवं संचयी मूल्यांकन नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस जो चलता रहे, सतत मतलब चलता रहे, व्यापक गहराई में, कॉम्प्रिहेंशन मूल्यांकन। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कथन पर्यावरण अध्ययन के, क्वेश्चन नंबर 80 है ये आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है। बेसिकली से क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य क्या है। ठीक है, पढ़ लेते हैं ऑप्शन। पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना। देखो परिभाषाएं लर्न करना, प्रत्यक्ष डायरेक्ट जानकारी हम नहीं देते हैं, बच्चों से एक्टिविटी कराते हैं, तो और विवरण, सीधा विवरण दे देना, ये उच्च शिक्षाओं में, कक्षाओं में होता है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील विकसित करना, जो मौजूदा पर्यावरण मुद्दे हैं, बिल्कुल जो करंट के मुद्दे हैं उनकी तरफ बच्चों को लेके जाना, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, परिवेश में अंतरक्रिया, बिल्कुल परिवेश यानी कि जो उसका आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें उसको जोड़ना। ठीक है, ये बात भी ठीक है। करके स्वयं ज्ञानजन करने की स्थितियां प्रदान करना, यानी कि उनको ज्ञान देना। पर्यावरण अध्ययन समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देना। तो बी एंड सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा है इसमें, थर्ड ऑप्शन।
तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या है? थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे और रह गए एक पेपर के। आई होप आपने प्रीवियस पेपर कर लिया होगा जो मैंने 2023 का कराया था। अब आ गया आपका 81 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है ये आपका। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। आई थिंक जितने भी अभी तक 20 क्वेश्चन हुए हैं इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। एक एक क्वेश्चन को छोड़कर जो आपसे शायद परंपरा लोक परंपरा के बारे में पूछ रखा था, दमन एंड दीव का, उसके अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण को। देखिए पर्यावरण में क्या सम्मिलित किया जाता है, क्वेश्चन बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण को नहीं, पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है, ईवीएस की बात हो रही है, ये आपके सामाजिक ज्ञान के हिस्से हैं। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक संस्कृति। देखिए जहां पर भी सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण होगा वही आपका आंसर होगा, चाहे इसके साथ चार चीजें और भी जुड़ी हो। आगे भी देख लेते हैं। भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, इसमें आपका जैविक नहीं दे रखा जबकि जैविक भी उसमें होता है, ठीक है। तो ये इसका गलत हो गया। जैविक पर्यावरण जीवन प्रक्रम और तंत्र, नहीं जीवन प्रक्रम तंत्र नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि ऑप्शन इन्होंने सारे ही एक जैसे दे रखे थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा, एग्जाम है उसका, ठीक है, परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही है, उसकी प्रैक्टिस करा रही है जो उसके पेपर में आज आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, यानी कि डिफिकल्टी कौन सी है जयेश को? ऐसे करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद कर लेगा। याद करना क्या सही होता है? नहीं, याद करना सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत है। और देख लेते हैं। ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जो उसने एग्जाम की तैयारी करी है वो उसको रिवाइज करवा रही है, ये भी बात ठीक है। ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। ऐसा करके मोना परिक्रिया कौशल विकसित कर रही है, परिक्रिया कौशल विकसित कर रही है, जो उसने लर्न किया है उसके बारे में उसको समझा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ठीक होगा बी, सी और डी। बी, सी और डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 83, क्वेश्चन नंबर 83। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है, ईवीएस की जो बुक्स हैं उसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली क्या कह रहा है कि वो उसका उद्देश्य क्या है पाठ्य पुस्तक बनाने का। भाई पाठ्य पुस्तक जो है वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। विषय के केंद्रित होनी चाहिए कि इसमें सारा सारा जो भी विषय है सिर्फ वही हो, बच्चों की एक्टिविटी ना हो, नहीं। समुदाय केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जो समाज संस्कृति है हमारी वो उसमें शामिल होनी चाहिए, समुदाय यानी कि आसपास के लोगों के अनुसार वो होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या ठीक होगा? ए एंड डी। ए एंड डी कौन सा है आपका? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। तो करेक्ट कौन सा हुआ? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 84। कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते समय क्या पढ़ा रही है टीचर? भोजन पढ़ा रही है। भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। चाट, वो वाला चाट नहीं, पेपर वाला नहीं, चाट, चाट खिलाया उसने, ठीक है, जो आप खाते हैं। उसने विद्यार्थियों से उनके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगा। भाई अब तुम गैस करो कि इसका टेस्ट कैसा है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, ठीक है।
यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल को विकसित करता है? उसकी सहायता क्या, वो किस लिए ये काम करा रही है? क्या चाट खिलाना, बच्चों को मनोरंजन कराना उसका काम था? नहीं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सैद्धांतिक कौशल देना चाहती है कि कैसे कैसे चाट बनती है? नहीं। प्रायोगिक कौशल? नहीं, प्रायोगिक कौशल भी वो नहीं देना चाहती। अवलोकन, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे अवलोकन करें, ऑब्जर्व करें चीजों को कि हमारे जो आसपास है वो कैसे कैसे चीजें बनाई जाती हैं। जो खाना है, भोजन है, ये आपकी थीम भी है, ये आपकी थीम भी है। थीम नंबर 2 है फूड, ये उसी से आपका पैडा का क्वेश्चन बना हुआ है। तो टीचर का काम क्या है? अवलोकन कौशल को विकसित करना। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 85 की तरफ। जब विद्यार्थी विषय इसमें विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है, क्या है ये क्वेश्चन? तैरता है ना? हाँ, यहां से तो खड़ा हो गए, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। लाइट का इफेक्ट है ना। जब विद्यार्थी विषय, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं हम। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है, में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, क्या तैरता है और क्या डूब जाता है, तब उनमें किन कौशलों का विकास होता है? वो पूछ रहा है कि अगर क्वेश्चन ऐसे किया, क्वेश्चन बच्चों से किया जाता है भाई क्या चीज तैरती रहती है और क्या चीज डूब जाती है, एक टीचर से क्वेश्चन हो रहा है ये, तो वो क्या करना चाहता है, कौन से कौशल विकसित करना चाहता है? ठीक है, प्रशिक्षण, खोज, चर्चा। देखिए, प्रशिक्षण यानी कि बच्चे देख रहे हैं, उसके बारे में खुद क्रियाकलाप कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, वो चर्चा नहीं कर रहा है इस बारे में। ठीक है, साक्ष, ये वैसे अच्छा ऑप्शन है आपका, चर्चा करना अच्छी बात होती है। साक्षात्कार करना, प्रश्न पूछना, वो कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा है, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे ही गलत हो गया। प्रशिक्षण करना, क्या तैरता है और क्या डूब जाता है, बच्चों से पूछ रहा है। बच्चे खोज भी करेंगे, अभिलेखन भी लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और विश्लेषण भी करेंगे, तो ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। बाकी नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। व्याख्या करना, यहां पर व्याख्या करना आ गया, व्याख्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ए भी ठीक है, बट ए से ज्यादा आपका उसमें विश्लेषण आ गया, अभिलेखन आ गया, प्रशिक्षण आ गया, तो आपका 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 86 की तरफ। राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दीपावली यानी कि दिवाली जो त्योहार है, अपने घर पूड़ी बना रही है। उसकी बेटी गीता यह यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? राधा एक टीचर ही है, उसकी बेटी है, जो वो ये देख के हैरान हो रही है कि पूड़ी जो है वो फूली क्यों है। तो राधा उसे कैसे समझाएगी अब? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? उससे कहेगी कि पानी के अणु माप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूड़ी फूल जाती है। ठीक है, उससे इस तरीके की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुएं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहे। बिल्कुल ठीक बात है, ये आगे देख लेते हैं। सोचने को कहे भी सिर्फ यही नहीं फूलती, और क्या क्या फूलता, सोचो इस बारे में। ठीक है, उसका उससे उसका इसका कारण सोचने और यह समझाने को कहे कि तेल में तलने पर पूड़ी क्यों फूल जाती है। वो कहे कि सोचो और फिर उसका कारण को वो समझाए। उसे यह दिखाए कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें भाप बन रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर इसमें आपका तो बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। वो यूं कहेगी कि तुम सोचो कि और क्या क्या चीजें फूलती हैं। ठीक है, वो उनसे कहेगी कि और चीजें सोचो कि चीजें और क्या क्या फूलती हैं, तो ये उसकी खोज के ऊपर बात है। डी क्या, सी क्या कह रहा है? उससे उसका कारण सोचने के, समझने के लिए कहेगी। बात देखो, ये भी ठीक है, बट हम उन्होंने ऑप्शन में हमें फंसा रखा है, ए बी, बी सी, सी डी और बी डी देकर। तो बी तो ठीक है, अब बी किसके साथ है? तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, 3 के साथ है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन क्या कह रहा है? उसे ये दिखाए कि चावल, यस, एग्जाम्पल दे। ये वाला भी बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि उसे एग्जाम्पल दे कि सिर्फ पूड़ी ही नहीं फूलती, सिर्फ चपाती ही नहीं फूलती, भाप के कारण उठाव होता है, इससे चावल का ढक्कन भी ऊपर आ जाता है। तो ये ऑप्शन भी इसका ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा हमारा ये जो एग्जाम है, हमारा जो 2023 का हम पेपर कर रहे हैं 6 फरवरी का, ये
खत्म होने के उस पे है। कक्षा 4th के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें, संवाद मतलब बातचीत करें, और उनसे उनके बालकाल ले, यानी कि उनके बचपन के विषय में जानकारी लें। ठीक है, किसका बचपन? दादा दादी के से बात करें। ये किस बात पर आधारित है? इतिहास पर। ये इतिहास जानेंगे उसका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुरातत्व पर, ये उनके बारे में जो भी पुरातत्व लिखे गए हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। लिखित अभिलेखों पर अगर लिखित चीजें मिल जाती तो वो अपने दादा दादी से बात ही नहीं करते। मौखिक इतिहास पर, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से या अपने पीयर ग्रुप से बात करते हैं तो वो खुद इतिहास बना रहे होते हैं, तो उसका मौखिक इतिहास उसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 88 की तरफ। कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। कैंप लगा हुआ है, उसमें एक नाइमा जो एक टीचर है वो अपने विद्यार्थियों को कह रही है भाई अपना कमरा क्लीन कर लो। ठीक है। मणि मणि कहता है मेरी दीदी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। एक बच्चे के ये थॉट है। नाइमा को क्या करना चाहिए? अब जो नाइमा टीचर है वो क्या कहेगी? मणि से कहे कि अगर हम शाम को घर में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। भाई वो इसको कहे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक बेकार की बात है। ठीक है। मणि से कहे कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। ये भी बात ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। मणि से पूछे कि क्या उसने यह देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया उसने देखा कभी? तो ऐसा कुछ हुआ है जो तुम कह रहे हो कि बुरा होगा, कभी कुछ ऐसा हुआ है? अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मणि से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। अब आप सोचिए, सारे ही ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन ठीक है, पहला ऑप्शन जो था कि वो उससे कहे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बच्चे की क्या कहेगा, बच्चे की बात ही नहीं सुनना। अब उसकी बात को प्रूव या गलत उसको करना है, कैसे करना है एक टीचर को? कि मणि से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे, भाई देखे, सिर्फ झाड़ू लगाकर नहीं बैठ जाना और देखना अब तो मेरे साथ बुरा होगा, देखे कि क्या कुछ ऐसा होता भी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका, 4th नंबर इज द करेक्ट आंसर। 89, क्वेश्चन नंबर 89। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग, सक्रिय मतलब एक्टिव, विद्यार्थी खुद भी एक्टिव हो विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाई तुम भी एक्टिव हो, इस एक्टिविटी में पार्ट लो। उनसे प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है, उससे उनकी जो प्रक्रिया कौशल है, करने की जो कौशल है उनमें विकास होता है, जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार किस पर निर्भर करता है? देखो, टीचर अगर किसी को कह रही है कि एक्टिव हो जाओ इस एक्टिविटी में, तो टीचर का क्या रोल है? खोज उपागम में, खोज तो वो करवा ही नहीं रही है, वो तो उन्हें एक्टिव होने के लिए कह रही है। अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब भी खोज ही होता है, यहां पर खोज दे दिया, यहां पर अन्वेषण दे दिया। ठीक है। संप्रत्यात्मक उपागम पर, संप्रत्यय तो उसने खुद ही बना के दे दिए, उसने कह दिया है कि इस एक्टिविटी में सिर्फ शामिल हो जाओ। अब एक्टिविटी में आकर अपने अनुभव शेयर करो कि तुम क्या कर सकते हो इस एक्टिविटी के लिए। तो ठीक है, तो वो क्या अनुभव, वैसे भी ये सबसे बड़ा कीवर्ड होता है आपका अनुभव, बच्चे के अनुभव को जानना, उन्हें इंपॉर्टेंस देना एक टीचर का काम है। तो 4th नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है आई थिंक। चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वो स्टोरी सबने सुनी हुई थी कि भाई कछुए की और खरगोश की दौड़ में कौन जीत जाता है। जो खरगोश है वो सो जाता है कि भाई मैं तो बहुत फास्ट उठ के दौड़ लूंगा, और कछुआ जीत जाता है। ये वही स्टोरी है। ठीक है। तो वो पूछती है वो कछुआ कहाँ है, या क्या ये वही कछुआ है जिसने दौड़ लगाई थी? किरण के प्रश्न पर्यावरण अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करते हैं? क्यों ये क्वेश्चन उसने पूछा? बच्चों को अन्वेषणात्मक, यानी कि जो बच्चों को है वो खोज अच्छी लगती है, बच्चों के दिमाग में डिस्कवरी वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। गतिविधि से जोड़ना, बच्चों की सृजनात्मक का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यानी कि जो भी उसने ये मुद्दा उठाया है उसको
ये उसको जागरूकता, मतलब वो जागरूकता फैलाए। वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील विकसित करना। एक टीचर का काम क्या है? एक टीचर का काम है कि बच्चों को जब वो चिड़ियाघर लेके गई है तो वन्य जीव, जितने भी वहां पे वन्य जीव हैं, उनके प्रति उनको संवेदनशील विकसित करना है। ठीक है, कि भाई उनके बारे में जागरूक हो, कौन क्या खाता है, कितने घंटे सोता है, कैसा दिखता है, कब उनके पंख आते हैं, इस तरीके से वो टीचर उनको जानकारी देगी। ठीक है, तो आपके 90 क्वेश्चन, एक पूरा कंप्लीट ईवीएस का पेपर आज हो चुका है, एक और 2023 का। इसी तरीके से आपको और भी एग्जाम और आपके और भी प्रीवियस ईयर मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको करना है क्या? सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू सो मच।